ध्यान से सुनिए, आज हम लोग बात करेंगे किसका, तो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है ना लॉन्ग, यानी जिसको हम लोग सब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इनका कौन कौन सब्जेक्टिव आने वाला एग्जाम में सारा डिटेल एक एक करके हम लोग क्या करेंगे। तो पहले हम लोग लघु उत्तर प्रश्न देखेंगे जिसको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है क्या चीज़ कि अर्थव्यवस्था किसे है ना, या किसे कहते हैं, सॉरी यहाँ क्वेश्चन कुछ गलती हो गया टाइपिंग के कारण, यहाँ लिखा था अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, या अर्थव्यवस्था क्या है ना, क्या भी लिखा होगा तो आप यही परिभाषा को लिखना, समझ में आया। चलिए देखिए इसमें क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। किसान कृषि कार्य करते हैं, ठीक ना, उद्योगपति और उद्योग का संचालन करते हैं, श्रमिक कर्म सरते हैं, शिक्षा पढ़ाते हैं या वकील बहुत करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं, है ना, परिवहन के माध्यम आदमी और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाते हैं आदि, यह सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इन आर्थिक क्रियाओं को है ना सॉरी क्या लिखा, इन सभी के है ना मिले जुले रूप में जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए इनका दूसरा भी रूप है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्या करा कि अर्थव्यवस्था के दो लाभ हैं। कितने लाभ हैं, तो दो लाभ है। पहला लाभ है क्या चीज़ कि एक की आवश्यकता की पूर्ति होती है, दूसरा क्या होता है कि लोगों को रोजगार प्राप्त होती है। सबसे पहले क्या होता है, एक तो आपका आवश्यकता पूर्ति हो गया ना, जो आप सोचे थे वो आपकी पूर्ति हुई। दूसरा क्या कहा कि जो रोजगार था, जो कमाता नहीं था, तो उसका भी क्या होगा, रोजी रोटी खुल गया आपके द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया। चलिए देखो उत्तर सुनो। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला, इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था भी मिली जुली अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रित रहता है। उत्पादन के है ना कुछ साधनों का ठीक ना स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास रहता है। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है और इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी के है ना बीच एक रास्ता माना जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता भी है। ठीक है, यानी भारत कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत कौन सा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। ठीक है, लिखा निजी व्यक्ति अपने जीत के लिए ठीक ना उद्योग चलाते हैं, है ना। अगर कोई भी आदमी अगर ऊपर उठने के लिए कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, पहले अपना निजी है ना एक बिजनेस खोलेगा, है ना, दुकान खोलता है, कोई भी शॉप खोलता है। लेकिन सरकार जनता के हित में उद्योग चलाती है। सरकार क्या करती है, उसी दुकान से आपको टैक्स ले रहा, सारा चीज ले रहा है ना। जैसे कोई अनाज बेचे हम लोग है ना व्यापारी की, तो उसको यहाँ 10 में बेचे, 20 में बेचे, वो धीरे धीरे ले जाकर कितना में, 100 में, 50 में, इसी तरह से बेचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, मेरा मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, यानी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ बेचना। ठीक है, चलिए यानी मिला जुला के बेचना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। सतत विकास क्या है, ये बार बार हमने बताया भी है और आप लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, कि सतत विकास क्या है, ये ध्यान से रखिएगा। ठीक है, सतत विकास क्या है, तो देखिए इसका उत्तर देखिए क्या लिखा है। सभ्यता के विकास के कारण है ना प्रकृति से प्राप्त होने वाले साधनों का ठीक ना उपयोग और धड़कले से होने लगा है। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम लोग, कोयला, पेट्रोल है ना, पेट्रोलियम गैस है ना, वन्य साधन, जल आदि का उपयोग अधिक होने लगा है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, सतत विकास में क्या बोला कि यानी धड़ल्ले है ना, यानी धड़ल्ले उपयोग धड़ल्ले से होने लगा, समझ में आया। यानी जो प्राकृतिक से जो निकलता है ना जमीन के अंदर से क्या निकलेगा, कोयला, गैस, पेट्रोल, ये सब चीज निकलता है। ठीक है, वही कहा कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि एक बार समाप्त होने के बाद यह पुनः प्राप्त होने वाले नहीं है। ये हम पहले भी बताए थे कि ये जो एक बार यूज कर सकते हैं, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें पर्यावरण की भी प्रदूषित होता है। इसमें क्या होता है, मेरा पर्यावरण भी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो अतः इसका उपयोग इस प्रकार ठीक ना नियमित और वितापूर्वक हो कि ये जल्दी समाप्त नहीं होने पाए, है ना, नहीं होने पाए। यानी कहने का मतलब क्या था कि आप जानते हैं कि ये समाप्त ना हो पाए। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, सबसे पहले देखो, और अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी बचे रहे, है ना, पर्याप्त की आज का विकास भी है ना रुके और भविष्य में कभी विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये था कि आप जो है कोई भी चीज़ विकास करें तो आपको आगे वाला पीढ़ी से मिल के चलना होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आगे वाला पीढ़ी को अब ये खा के खत्म कर देते हैं, अब जो आएगा पीढ़ी है ना वो समझेगा अब क्या खाएगा नहीं खाएगा।
बात समझ में आया। अगर उदाहरण हम लोग ले तो समझ लो कि किसी अगर बाप ने, है ना, अपने जो जमीन था उनका, अगर वो सारा जमीन क्या करेगा, बेच के खा लेगा, है ना, यानी बेच देगा। मान के चलिए कि वो सारा जमीन क्या किया बेच दिया। तो बेचने के बाद जो वो करता है, क्या करता है, वो सारा जमीन बेच दिया, तो उसका बेटा जो होगा, है ना, तो वो खाएगा क्या चीज, यानी भूखे मरेगा। इसीलिए कहता है कि वो जो अपनी जमीन को, है ना, यानी अपने पूंजी को खा करके खत्म कर देते, तो वो दोबारा तो आएगा नहीं, है नहीं। तो इसीलिए चीज कहता है कि कोयला जो आपको सोच समझ करके यूज करना चाहिए, पेट्रोल और गैस, ताकि आपको आने वाला पीढ़ी को भी ये देखने को मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये है आर्थिक नियोजन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आर्थिक नियोजन क्या है, देखिए उत्तर ध्यान से सुनिए। क्या लिखा, आर्थिक नियोजन का मतलब यह होता है कि देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर देश में प्राप्त आर्थिक संसाधनों का उपयोग, है ना, विभिन्न और विकासतम क्रियाओं के में, है ना, किया जाए। ऐसी क्रियाएं पहले से सोच समझकर, है ना, यानी समयबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना, उपलब्ध संसाधनों का नियोजित एवं, है ना, क्या लगा, हाँ, समन्वित तरीके से उपयोग किया जाए। ठीक है, इसमें मानव संसाधन को भी कार्य में लगाना पड़ता है। यदि हम एक वाक्य में कहना चाहें तो यह, है ना, कह सकते हैं या कहना चाहें तो कि आर्थिक नियोजन का अर्थ, ठीक है, क्या बोला, आर्थिक नियोजन का अर्थ, ठीक है, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक प्राथमिकताओं के, है ना, अनुसार, क्या बोला, प्राथमिकता अनुसार देश के साधनों की विभिन्न, है ना, विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग करने से, है ना, उपयोग करने से करने से है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि हमको क्या करना होगा, कि ये चीज ध्यान से रखना होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनो। 5वां क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिक लगा लो, ठीक है, मोहर मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ ले लो या कुछ भी करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। ठीक है, चलो देखो उत्तर का, मानव विकास रिपोर्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश कहते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास, है ना, कार्यक्रम का एक हिस्सा, ठीक ना, कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। है विश्व के विभिन्न देशों, यानी खासकर विकासशील देशों की, है ना, तुलनात्मक शैक्षिक स्तर, है ना, स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखकर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। बात समझ में आया। यानी क्या था, ये रिपोर्ट जो है क्या करने के लिए बोला, यानी हर एक आदमी का ख्याल रखने के लिए, है ना, वो कैसे शिक्षित है, कितना पढ़ा लिखा हुआ, कितना स्वस्थ है कि नहीं शरीर, वो कितना कमाता है, ये सारा चीज क्या करता है, ये रिपोर्ट करता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मानव विकास के, है ना, 3 सूचक है। कितने सूचक है, 3 सूचक। पहला सूचक जो होता है, ठीक है, यानी जीवन आशा, जिसको हम लोग जीवन आशा कहते हैं ना, यानी जीने की प्राप्ति। दूसरा होता है एक शिक्षा की प्राप्ति, किसकी, शिक्षा की। जो आदमी अगर जीवित है तो उसको शिक्षा की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बेशक वो कुछ जाने या ना जाने, उसको कुछ शिक्षा के द्वारा कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो ही जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा में लिखा नागरिकों का जीवन स्तर। ठीक है, यानी आपको एक निर्धारित करना होगा कि आप किस जगह रहना चाहते हैं, है ना, ये चीज आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। लिखा क्या लिखा, तांत्रिक संरचना पर प्रकाश डालें। ठीक है, तांत्रिक संरचना पर प्रकाश डालें। देखो इसमें कहा क्या चीज है, देश या राज्य के अंतर्गत उसका, है ना, उसका आर्थिक संरचना जितना ही, है ना, सुदृढ़ और विकास होगा, वह देश या राज्य उतना ही अधिक आर्थिक दृष्टि से, है ना, मजबूत होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो देश, है ना, जो देश जो है क्या करेगा, देश या राज्य बोलो, है ना, उसके अंतर्गत में कोई भी अगर जितना ज्यादा विकास करेगा तो उसका आर्थिक स्थिति कितना होगा, उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या, जिस घर का जड़ जितना ज्यादा मजबूत करोगे तो समझ लो घर का टिकाव भी उतना ज्यादा फायदा होगा ना, उतना ज्यादा दिन टिकेगा। तो उसी तरह से ये आर्थिक विकास भी कर रहा है। ठीक है, क्या लिखा, आंतरिक संरचना को आधारभूत संरचना भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि आंतरिक संरचना को और किस नाम से जाना, दूसरे नाम उसका क्या है या किस नाम से जाना जाए, तो आधारभूत, है ना, आधारभूत संरचना। ठीक है, चलिए क्या लगा, इसके अंतर्गत बिजली, सड़क और परिवहन के अन्य साधन, है ना, संचार सुविधा, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि आते हैं। ठीक ना, ये सभी साधन आर्थिक विकास के, ठीक ना, प्रमुख आधार हैं। इन्हें, ठीक ना, क्या लगा, आंतरिक संरचना के साथ साथ, है ना, आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा, क्या आर्थिक संरचना जितना ही विकास होगा वह देश या राज्य उतना ही विकास होगा। बात समझ में आया, यानी आपका देश जितना ज़्यादा विकास होगा, ठीक है, आर्थिक स्थिति जितना आप बढ़ाइएगा, है ना, उतना ज़्यादा आपका देश भी क्या होगा, विकास होगा या राज्य भी विकास होगा। बात समझ में आया। चलिए अब देखो दीर्घ क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा,
तो दीर्घ का। देखो दीर्घ के क्वेश्चन बहुत लंबा लंबा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, जिसके कारण हम कोशिश करेंगे सिर्फ समझाने का ज़्यादातर, ठीक है। चलिए दीर्घ के क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, पूरा आसान तरीका। पहला क्वेश्चन ध्यान से क्या लिखा, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। क्या बोला, अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन आप लोग पढ़ भी लिए, अब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, उत्तर देते हैं आपको। कह रहा है अर्थव्यवस्था की संरचना, है ना, से तात्पर्य उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। उदाहरण में हम कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि के नाम दे सकते हैं। मुख्यतः ये 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। पहला होता है एक प्राथमिक क्षेत्र, पढ़े हम लोग किताब में, ठीक है। एक होता है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र। तो देखो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हो, दूसरे नाम से सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक ना। इसका ठीक ना विस्तृत क्या है ये भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अब आता है क्या चीज कि हाँ विवरण निम्नलिखित है। अब देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं, ठीक ना, प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहा इसमें, कहा क्या चीज कि प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कृषि आते हैं। कौन सा आता है? तो कृषि, और इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गा पालन या अन्य, है ना, यानी वन्य वस्तुओं का, ठीक ना, क्या लगा, संग्रह या प्राप्ति जैसे, है ना, व्यवसाय आते हैं। समझ में आया? जो लकड़ी उकड़ी काम करते हैं वो सब इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये सब ग्रामीणों के जीवन के आधार हैं, तो जो गांव में रहते हैं इन्हों का आधार है, ठीक है। चलिए अब द्वितीय क्षेत्र बात करेंगे हम लोग, है ना, यानी सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। चलिए पहला क्षेत्र हम लोग पढ़ लिया, द्वितीय पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, द्वितीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों का, है ना, निकाला जाना, है ना, उनसे उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना, जैसे पेट्रोलियम तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ ही बिजली उत्पादन में काम भी आता है। जैसे पेट्रोल या गैस निकाल तो उसको बिजली में हम लोग यूज करते हैं ना, या देखो मशीन बना दिया, कोयला का भी बन रहा है ना, डीजल का भी बना हुआ। तो इसी दृष्टि से द्वितीय क्षेत्र, देखते हैं क्वेश्चन पर करके, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को क्या कहेंगे दूसरे नाम से? तो औद्योगिक क्षेत्र भी कहेंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा हम लोग बात करेंगे, है ना, तीसरा क्षेत्र जिसको हम लोग पढ़ते हैं ना, 30, है ना, यानी क्या लगा, क्रेडिट सेक्टर। चलिए ध्यान से देखिए क्या लगा, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए और यह कारण कि बैंक के काम है, इनका काम क्या होता है? बैंक के काम, जैसे बीमा, परिवहन के साधन, व्यापार या नौकरी आदि सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यानी जो बैंक का काम करता है ना, जो नौकरी करता है या कोई व्यापार करता है, तो वो तीसरा स्थान में आएगा, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। तो अध्यापक जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं वे भी सेवा क्षेत्र में आएंगे, यानी जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ, यानी जो पढ़ाते हैं वो भी सेवा क्षेत्र में आएगा। बात समझ में आया? सेवा क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन लॉन्ग का, ठीक है, इनमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए बीच बीच में कुछ रोमांटिक बात भी हो जाए, ठीक है। चलिए देखो 2 नंबर में क्या कहा, सिंपल सी बात, क्या लिखा, आर्थिक विकास क्या है, ठीक है। क्या बोला, आर्थिक विकास क्या है। उसके बाद कह रहा आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, बताएं फटाफट। समझ में आया? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा घुमा के दे सकता है, ठीक है। तो पूरा इजी है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आगे समझते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनो, एक एक पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि इधर उधर भटके ना आदमी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए हाँ चलो अब देखो ध्यान से क्या लिखा, आर्थिक विकास को हम आसानी ने नहीं समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि आर्थिक विकास को आसानी से नहीं समझ सकते हैं, कारण कि, है ना, यानी विद्वानों में इस विषय पर काफ़ी मतभेद है, अर्थात यानी अतः इसका कोई एक, है ना, यानी सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है। समझ में आया? इसका अगर परिभाषा देना तो बहुत कठिन वाली बात है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं, लेकिन यह निश्चित है कि अर्थ विकास अर्थ नियोजन से ही हो पाता है। हम जानते हैं कि आर्थिक नियोजन से ही ये आर्थिक विकास होता है, ठीक है। प्रोफेसर कौन कह रहा? प्रोफेसर, है ना, यानी टोस्टो का कहना है कि आर्थिक विकास एक और, है ना, श्रम शक्ति में वृद्धि की दर है,
अगर आर्थिक विकास बात करें तो श्रम यानी जो मजदूर है उसको उसके वृद्धि लाने में, है ना, दर की, जो 100 रुपया है उसको 50 रुपया, है ना, सॉरी, जो 50 रुपया उसको 100 रुपया में लाने की जो दर है वो आर्थिक विकास है। अगर आपका सामान अगर जो 50 रुपये में बिक रहा था वो अगर 100 रुपया में बिकेगा तो जरूर है उस सामान को आप 50 नहीं बल्कि 60 रुपया में खरीदना चालू कर दीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो वही कहा गया दूसरा और जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। तात्पर्य यह है कि देश या राज्य में, है ना, उपलब्ध संपूर्ण श्रम शक्ति को उपयोग में लाने योग नियोजन को आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, तो जो नियोजन लाते हैं यानी जो मजदूरों के रेट को बढ़ाते हैं उसी को हम लोग आर्थिक विकास कहते हैं। इतना क्वेश्चन ध्यान से रखना, है ना, इस जवाब। ठीक है, फिर कह रहा है आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर, है ना, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में कोई अंतर खास अंतर नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ ही प्रयुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ठीक है, कह रहा है इतना ही नहीं, एक आर्थिक प्रगति भी है जो इन दोनों के लिए, है ना, क्या व्यवहारित होता है। लेकिन यदि, है ना, मेडिसिन में, है ना, यानी मेडिसिन ने जो बताया कि जो डॉक्टर ने भी बताया कि उस पर हम ध्यान दे तो आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में, है ना, यानी किंचित अंतर, ठीक है, दृष्टिगत होता है। उसके अनुसार जब विकासशील देश में आय का स्तर बढ़ता है और संपूर्ण श्रमिक शक्ति को नियोजित कर लिया जाता है तो इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स, है ना, यानी डेवलपमेंट। ठीक है चलिए, अब कहता है वही विकसित देशों में बढ़ता हुआ आय स्तर, ठीक है, बढ़ता हुआ आय स्तर आर्थिक वृद्धि कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लॉन्ग का तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तो आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इतना ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा क्वेश्चन तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा, आर्थिक विकास की माप कुछ, है ना, यानी सूचांकों के द्वारा करें। यानी आर्थिक विकास को इसका माप करना, है ना, इसका पूरा परिचय लिखना कि आर्थिक विकास कितने भागों में बांटा गया, इसमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, आर्थिक विकास है क्या। ठीक है, सारा चीज़ टिप्पणी करना होगा। बात समझ में आया? चलिए हम लोग शुरू करते हैं, किसी का बात नहीं, अपने मन की बात। चलो पढ़ो, ध्यान से सुनो, समय कम है। ठीक है, 32 दिन के अंदर में आपको तैयारी जम के करना है, तो आराम से वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप के कुछ सूचांक निम्नलिखित हो सकते हैं। तो निम्नलिखित हैं, सबसे पहले देखो, पहला होता है कि राष्ट्रीय आय, एक होता है प्रति व्यक्ति आय, एक होता है मानव विकास सूचांक, ठीक है, एक होता है उपभोक्ता व्यय। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय, है ना, नेशनल इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, पूछ सकता है राष्ट्रीय आय क्या है या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि नेशनल इनकम क्या है। तो कह रहा है कि आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचांक राष्ट्रीय आय है। किसी देश या राज्य में एक वर्ष के अंतर, है ना, उत्पादित सभी वस्तुओं या सेवाओं के मुद्रों के मूल रूप में जो मूल, है ना, अंक कर उनको, है ना, जोड़ा जाता है ना, या इसके योगफल को, है ना, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बात समझ में आया? चलिए पूरा एकदम समझ में आया होगा आप लोग को। आप लोग जानते हैं कि इस बार जो होगा दमदार। ठीक है, क्या करेंगे, इस प्रकार जिस देश या राज्य की राष्ट्रीय आय जितना अधिक होती है वह देश या राज्य उतना ही अधिक विकसित माना जाता है। ठीक है, यह मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पर कैपिटल इनकम। ठीक है, यानी हर एक आदमी का इनकम कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रति व्यक्ति आय कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय यानी आर्थिक विकास को मापने का एक सही सूचांक प्रति व्यक्ति आय भी है। ठीक है, देश या राज्य के निवास करने वाले सभी नागरिकों की औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी एक आदमी जो एक साल में कितना कमाया, है ना, एक परिवार में, जैसे एक परिवार 4 आदमी रहता है ना, उसमें जो एक आदमी कमाने वाला या 2 आदमी कमाने वाला, उस घर की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पूरा एक साल का उनका इनकम जोड़ेंगे, तब जाकर के हम लोग को निकलेगा। समझ में आया? चलिए उसी में फिर आगे कहा गया मेरा, ठीक है, यानी कुल मौद्रिक आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो भागफल आता है वही प्रति व्यक्ति आय, है ना, माना जाता है। यानी मान के चलिए क्या, घर में अगर आप साल में अगर 5 लाख कमा रहे हैं, अब घर में आदमी कितना है, 4 आदमी, तो 5 लाख को 4 से भाग दे दीजिएगा, जो भी आएगा उसका भागफल वो प्रत्येक व्यक्ति का आय बन जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का आय बन जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग सुने भी होंगे, है ना, जो कि कहते हैं कि आय और
इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ, है ना, अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाओ, यानी अपना आय बताओ कि एक साल में आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र, इसी को कहते हैं हम लोग। बात समझ में आया? चलिए, आपको इतना तक समझा दिए। ठीक है, तीसरा नंबर क्या था मेरा, मानव विकास सूचकांक, है ना, यानी ह्यूमन, है ना, डेवलपमेंट, है ना, इंडेक्स, जो कि हम लोग जानते हैं कि रोड में चलते समय, है ना, या कुछ भी समय। ठीक है, ये सारा चीज। चलिए, मानव विकास में क्या क्या था हम बता देते हैं आपको पूरा आसान तरीके से। यह सूचकांक भी आर्थिक विकास की माप में सहायक होता है। यह, ठीक ना, शिक्षित स्तर और उनके स्वस्थ, है ना, शिक्षित स्तर और उनके स्वस्थ स्तर, है ना, या प्रति व्यक्ति आय द्वारा, ठीक ना, अंका जाता है, यानी अंक जाता है। इसके भी 3 सूचकांक हैं। कितने सूचकांक हैं? 3 सूचकांक। पहला सूचकांक आपको बताया यानी जीवन आशा, पहले हम पढ़ चुके हैं आगे में। ठीक है, कौन सा? जीवन आशा। दूसरा है शिक्षा की प्राप्ति। तीसरा क्या था? यानी जीवन स्तर। चौथा में क्या था? उपभोक्ता व्यय। सबसे पहले क्या बोला? जीने का भरोसा होना चाहिए, है ना, कैसे जिएंगे। उसके बाद बोला आपको शिक्षा की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? शिक्षा की। उसका जीवन स्तर, यानी किस स्तर पे आपको जीना पड़ेगा, है ना, लेवल चाहिए। अब गरीबी से अमीर कैसे बनना, इसको इसी को कहते हैं हम लोग जीवन स्तर। एक होता है उपभोक्ता व्यय, है ना, यानी अब ऊपर कैसे बढ़े हम, है ना, आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ, उपभोक्ता व्यय भी आर्थिक विकास का सूचकांक हो सकता है। भारत की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में, ठीक ना, कमी आई है। वही शहर जनता के व्यय क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या कहा कि ग्रामीण जनता की जो व्यय होती है, यानी जो काम होती है ना, उसमें क्षमता यानी कमी आई है। तब जा करके वही क्या होता है कि शहरी, है ना, जनता भी क्या होता है, व्यय में बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। अब मान के चलो जिस बाजार में अगर 10 आदमी रहता था, तो ग्रामीण का व्यक्ति जरूर है कि 15 को जाकर काम करने के लिए, है ना। उसी में अगर उसी जगह का शहरी का आदमी काम करने लगे, उसी में क्या होगा, गाँव का आदमी जा पाएगा? धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या होगा, गाँव का आदमी कम हो जाएगा। जो बगल में था वो काम करना चालू करे तो उसका जनसंख्या बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये चीज़ कहा गया इसमें। ठीक है, चलिए, अब इतना आसान भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, देसी भाषा में और कैसे समझाएं। अब देखिए अब आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहा। क्या लिखा? बिहार के आर्थिक, है ना, यानी पिछड़ेपन की निम्नलिखित कारण है। आखिर बिहार जो है पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपको, ये याद रखिएगा। तो इनका भी हम आपको बता देते। कहा कि तेजी से अगर बढ़ता हुआ जनसंख्या आए तो बिहार में कुछ बढ़े या नहीं, किंतु जनसंख्या अवधा गति में, है ना, यानी बढ़ी है और बढ़ रही है, तो फलतः राज्य के साधन का एक बड़ा भाग उसके भरण पोषण में ही खपत हो जाता है। समझ में आया? अगर आप 2 आदमी थे, अब 3 हो गए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 10, है ना, इसी तरह से आपका घर का जनसंख्या बढ़ते गया और आपके पास कमाने का वाला आदमी कितना है? 1। तो यानी क्या होगा, जो भी कमाते थे उसी में आपका क्या हो गया, बराबर, खाने पीने में खत्म। तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या क्या कि आधारभूत संरचना का प्रभाव, जो कि आधारभूत संरचना का अभाव। सबसे पहले यानी बिहार में जो है ना, सड़क, बिजली, सिंचाई इत्यादि, ठीक है, आधारभूत संरचना का भारी अभाव है। अगर आपको ऊपर जाना तो आपको सड़क सही से रखना होगा, है ना, सड़क की जरूरत पड़ेगी। बिजली होना चाहिए, सिंचाई के लिए उनके हेल्प करना चाहिए ना, दवाई देना चाहिए, है ना, मरम्मत हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है बाढ़ पानी के कारण, तो उसका मरम्मत भी दिया जाए, है ना, सिंचाई करने का तरीका बताया जाए। ठीक है, ये सारा चीज़ आता है इसमें। तो ये सब क्या हुआ, आधारभूत की संरचना है। ठीक है, चलिए, यह शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी, है ना, सुविधाओं का भी अभाव है ना, ये शिक्षा भी जुड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, चलिए, अब हम लोग तीसरा भाग समझते हैं। ठीक है, तीसरा भाग देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, क्या लगा? कृषि पर, है ना, निर्भरता, कृषि पर निर्भरता। चलिए, अब आगे पढ़ें। अब देखो, बिहार की जनसंख्या का, है ना, अधिक भाग केवल कृषि पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? तो कृषि के ऊपर। बिहार में कोई रोजगार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं करता, सबसे ज़्यादा करता है तो कृषि पर। ठीक है, लेकिन कृषि का हाल यह बेहाल है, यहाँ की कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। कहने का मतलब क्या हुआ, कृषि करता है, लेकिन कृषि करता है जो उनके जो फसल होते हैं, उनके फसल का रेट ही नहीं मिलता है। इनसे लेता 5 रुपये में, वही सामान उनको किसानों को लौटा जाता है 100 रुपये में। इतना ज़्यादा मुनाफा लिया जाता है सरकार। ठीक है, तो कह रहा है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक ना, दिन पर दिन, ठीक ना, क्या लगा, अपखंडन एक प्रमुख कारण है। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, यही कारण है। अब ठीक है कि 5 रुपये में लेता, आप 6 रुपये में बेचिए, उसको अब वो 15 रुपये, 20 रुपये, 40 रुपये में तुम्ही को देगा, है ना, आप ही लोग को देगा। आप समझ नहीं पाइएगा कि क्या कह रहा है ये, समझ में? तो ये चीज़ होता है, क्या होता है, यानी कृषि पर निर्भर करता है, इसीलिए और ज़्यादा बिहार क्या हुआ, पिछड़ा राज्य में घुसते जा रहा है। ठीक है, चलिए, अब कहते हैं हम लोग चरमा, यानी बाढ़ तथा सुखाड़ में क्षति बिहार राज्य का एक बड़ा,
है ना, भाग बाढ़ से तो एक भाग सुखाड़ से, है ना, यानी तबाह रहता है ना। इन दोनों कारण शायद ही कोई वर्ष हो जिस वर्ष, है ना, यानी भरपूर कृषि फसल उपजाई जाती है। अब जानते भी हैं जहाँ सुखाड़ होता है वहाँ अगर बारिश हो जाए तो उस जगह की फसल की क्या हो जाती है, एक इतना ज़्यादा खिल जाता है, वहाँ के किसान पूरा खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा उपज हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जहाँ बाढ़ पानी आ जाता है तो उनके यहाँ अगर बाढ़ पानी ना आए तो उसको भी एक खुशी मिल जाती है कभी कभी, ठीक है। जैसे बिहार में हम लोग को जानते हैं, है ना, तो अपने जो ये पूर्वी साइड है, समझ में आया, जो पूर्वी साइड है यानी जो हम लोग पूर्व साइड में, है ना, तो बंगाल के साइड में जो नदी के किनारे हैं, है ना, तो इनमें से क्या होता है कि बाढ़ आने के कारण मेरा क्या होता है, फसल नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाता है ना, कोई उपज नहीं हो पाता, तो ये सब होता है ना। अगर वही पानी अगर सूख रहा है आपका, ठीक है, उसके बाद पानी होगा तो आपका खेत में ऑटोमेटिक क्या होगा कि फसल भी अच्छी होगी, सब चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। ये चीज़ सारा इसमें बताया गया, ठीक है। चलिए अब देखिए पाँचवा में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, पाँचवा में क्या किया कि औद्योगिक बिछड़ापन, बिहार में उद्योगों का लगभग अभाव सा है ना, लगभग, है ना, अभाव सा है। तो क्या है, सबसे पहली बात हम सुनेंगे कि राज्य के, है ना, यानी बंटवारे के फलस्वरूप भी खनिज संसाधन तथा बड़े उद्योग झारखंड में चले गए हैं। हाँ, बिहार तो ठीक है, लेकिन खनिज का जितना भी संसाधन था, कोयला, पेट्रोल, है ना, डीजल, ये जब बिहार झारखंड से अलग हुआ, ठीक है, तो झारखंड वाला के हिसाब पे क्या हो गया, पूरे पूरे कोयला का खदान भी और खनिजों का मतलब साधन जितना था, है ना, जमीन के अंदर में जितना चीज़ मिलने वाला था सारा किसके यहाँ चले गया, तो किसके यहाँ चले गया, तो आपका झारखंड के यहाँ चले गया, ठीक ना, यानी झारखंड के यहाँ चले गया, समझ में आया, किसके यहाँ चले गया, तो झारखंड के यहाँ, ठीक है। चलिए तो इसीलिए कहता है कि चले गया, तो फलता बिहार में, है ना, बिहार में जो क्षेत्रफल है ना, उसमें शून्य पर पहुंच गया, है ना, यानी कुछ भी नहीं मिला बिहार को, कुछ ही नहीं मिला, सिर्फ स्थल मिला, है ना, यानी खेती करो खाओ, खेती करो खाओ, खेती करो खाओ, कोई खनिज उनिज नहीं मिला, ठीक ना। आज झारखंड इतना आगे क्यों भाग रहा है, क्योंकि वहाँ संसाधन खुद का है, कोयला है, पेट्रोल, सब चीज़ वहाँ की व्यवस्था है ना, बालू है, ये सारा चीज़ वहीं से आता है ना, जैसे कंक्रीट हो गया जिसको हम लोग गिट्टी कहते हैं, ठीक है, ये आसान भाषा में, तो ये सब चीज़ क्या है कि वहीं से पत्थरों को तोड़ा जाता है ना, सारा चीज़, तो ये सब आपको मिलने को आता है, ठीक है। चलिए छठा नंबर देखिए क्या कहा, गरीबी राज्यों की यदि गिनती होने लगी तो बिहार का नाम सबसे ऊपर, है ना, रखना पड़ेगा। अगर गरीब को जन्म देती है कैसे, तो ये बात आप यहाँ से भी सुन लीजिए, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को स्टॉप करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। गरीब को इसीलिए जन्म देती है, अब मान के चलिए आपका घर में पहले कितना था, 5 आदमी, आपका 2 बेटा हो गया, ठीक है, 3 बेटी हो गया, समझ में आ रहा। अब बेटा क्या क्या, एक बेटा का फिर हो गया 5 बेटा सिर्फ, और फिर दूसरा बेटा का हो गया, यानी 4 बेटा 1 बेटी हो गया, इनको बेटी ही नहीं। अब देखिए इस पीढ़ी में कैसे बढ़ रहा, आपको कम से कम कम परिवार रखना था, है ना। अब बताइए कि ये जो 4 था, 5 था, 5 से ये क्या हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ये जनसंख्या क्या हो रहा, बढ़ रहा। जब बढ़ रहा तो क्या होगा कि जब बढ़ने का कारण क्या हो जाएगी, अब जगह था आपके पास कितना, तो मान के चलिए कि 1 घर था, अब 1 घर में इतना बड़ा परिवार को कैसे रखोगे, है कि नहीं, रखने का जगह होगा, नहीं होगा। यही कहता है कि गरीब को इसीलिए जन्म देती है ना, क्योंकि उसके बाद कोई चीज़ का सुविधा नहीं होता, उसके बाद पूंजी होगा तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग प्रति व्यक्ति आय औसत, है ना, राष्ट्रीय आय से काफ़ी कम है, समझ में ना, यानी एक आदमी का जो इनकम होता है ना, उससे बहुत कम इनकम इन लोग के पास है ना, बिहार के प्रत्येक व्यक्ति है। राष्ट्रीय आय तो बातें मत कीजिए, बहुत कम है। बिहार में पिछड़े रहने का यह भी एक मुख्य कारण है, यह भी क्या है, एक मुख्य कारण है। ये सब भी पूरा होना चाहिए, तब जाके गरीबी दूर हटेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए 7 नंबर क्या बोला, गिरी हुई विधि व्यवस्था, क्या बोला, गिरी हुई विधि व्यवस्था, ठीक है। अब कह रहा बिहार कुछ समय ऐसी स्थिति में गुजर चुका है कि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना, कठिन हो गया था। अब जानते भी हैं, समय एक पहले ऐसा था कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में इतना कठिन हो गया था, उनको क्या बताया, इतना तकलीफ होता है उन लोगों की, जो उस समय का आदमी अगर अभी मिल जाए तो आपको वो सारा क्लियर काम बता देगा, तो आपको इस सब के उदाहरण मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक ना। इधर आकर कुछ सुधार के लक्षण दिखाई पड़ने लगे, लेकिन वर्षों का, है ना, कोड जल्दी ठीक होता नज़र नहीं आता है। अगर सुधार करना कोशिश करोगे जल्दी ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे कोई भी चीज़ सही होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, है ना, 8 नंबर क्या लगा, यानी कुशल प्रकाशन का अभाव, क्या बोला, देखो यहाँ बिहार के प्रकाशीन स्थिति यानी खास्ता हो गए हैं, ठीक ना। नौकरशाह अपने को ना सर्वे सर्वा समझने लगे हैं, किसी भी कार्यालय में आप भ्रष्टाचार को ना नंगी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, अगर वहाँ आपका विरोध कर रहा है ना, अलग कानून
लगा रहा तो आप उसके ऊपर में उंगली उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरे हमारे किताब का है ना, परिभाषा करती है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ प्रमुख है ना या मुख्य उपाय बताएं। जो गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले हम कह सकते हैं बिहार के जो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए है ना निम्नलिखित उपयोगों को अपनाना जा सकता है। सबसे पहले ये चीज़, ठीक है। चलिए अब देखो पहला नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनसंख्या का नियंत्रण, यानी आपको जनसंख्या को रोकना होगा। बिहार में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार परियोजना है ना कार्यक्रम में है ना कड़वाई से अपनाना होगा, और आत्मबल या यांत्रिक उपयोगों को अपनाने के अलावे महिलाओं को है ना शिक्षित करना भी अनिवार्य होगा। अगर महिला अगर पढ़ी लिखी होगी तो ज़रूर है कि वो ज़्यादातर जनसंख्या फैलने से रोक सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा जनसंख्या फैलाने से रोक देगा। जब जनसंख्या नहीं होगा है ना, अब मान के चलिए एक परिवार में 2, एक लड़का या लड़की, उनका जो होगा है ना, तो उनका बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी, उनका बेटा पढ़ा लिखा होगा, तो वो भी 1 से 2 करेगा है ना। एक परिवार या 3 परिवार होगा तो आसान होगा है ना, हम 2 हमारे 2, ये आप सुने भी है नारा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, कृषि का विकास। बिहार में अधिकांश जनसंख्या कृषि से ही भरण पोषण पाती है। अब जानते हैं बिहार में क्या है, कुछ नहीं, लोग किस खेती करता है तो खाता है, अगर खेती नहीं करेगा तो भूखे मर जाएगा। समझ में आया ये चीज़ है। अतः है ना प्रयास पूर्व कृषि का विकास करना होगा, और क्या उन्नत बीज और है ना वजीब उर्वरक है ना प्रबंध हो, ताकि उपज में वृद्धि हो सके, और सूखे से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का है ना साधनों का विकास आवश्यक हो। यानी आपको 2 चीज़ और बोला। ठीक है, सरकार से अपील कर रहा है कि अब उनको खाद भी दीजिए, अच्छा खाद दीजिए जो कि फसल होगा, बीज टेक्निकल वाला दीजिए, कम दिन में ज़्यादा फसल, ये कम समय में उपज हो जाए, फिर आगे कुछ लगा, इस तरह चीज़ दिया है, बताया गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो। क्या लिखा, बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ को भी रोकना होगा। बिहार में कृषि लगभग प्रति वर्ष बाढ़ के कारण है ना बह जाती है। इतना तो सबको पता है कि बिहार में बाढ़ आने से मेरा क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाता है। इस पर नियंत्रण में उपयोग होनी चाहिए, और उत्तर बिहार में है ना बाढ़ को रोकने के लिए केंद्र सरकार को नेपाल से सहयोग मांगना पड़ेगा। यानी आपको अगर रोकना है तो नेपाल की जो सरकार है ना जो भी है, उनसे क्या होगा, अपील करना होगा कि नेपाल उनसे सहयोग करना होगा कि देखिए हमको बाढ़ से बचाइए, आप मेरी तरफ पानी मत भगाइए। समझ में आया, ये चीज़ करना होगा। 4 नंबर में कहा आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, विकास में बिजली की है ना, यानी क्या लिखा, अत्यंत काफ़ी है, बिजली की अत्यंत काफ़ी है ना, यानी सड़क खराब है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ठीक है, इन सभी बातों में विकास की एकमात्र उपाय है। अगर मान के चलिए किसी माहौल में बिजली भी नहीं है ना, सड़क भी नहीं है, शिक्षा का संस्थान भी नहीं है ना, एक हॉस्पिटल भी नहीं है, तो उस जगह क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ गरीब होते चले जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखो, ध्यान से समझो, उद्योग का विकास। कोई भी उद्योग करे तो उसको विकास कैसे कर, यह तो सर्वविधि है कि बिहार में है ना उद्योगों का अभाव है, लेकिन जो है भी है ना उनको हर तरह से है ना क्या लिखा, प्रोत्साहन के लिए सरकार को आगे बढ़ाना होगा। यदि श्रमिकों को रखने की सीमा कुछ बढ़ा दी जाए तो उद्योग तो है ना विकसित होंगे कि बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या भी हल हो जाएंगे। है ना, आप जानते हैं अगर जनसंख्या भी और श्रमिक भी बढ़ा दिया जाए है ना, मजदूरों को भी संख्या बढ़ा दिया जाए, तो उद्योग दिया जाए, तो बहुत ही कम लोग बचेंगे बेरोजगार होने के लिए। चलिए 6 में गरीब थी ना उन्मूलन। बिहार में 42% से भी अधिक लोग गरीब रेखा के नीचे है ना जीवन गुजार रहे हैं। अभी भी 42% लोग गरीब की स्थिति में, पूरा हालत में। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था आवश्यक है, और स्वयं रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, स्वयं रोजगार भी बढ़ावा दिया जाए। देखो अब लास्ट है क्या लगा, शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार के व्यापारिक आज भी है ना डरे है ना सहमे रहते हैं। शांति व्यवस्था का उपाय तो हो रहा है, किंतु गति कुछ धीमी है, इसमें तेजी लाना आवश्यक है। यानी तेजी कम है तो इसको तेजी लाना होगा, है ना, स्पीड बढ़ाना होगा। अगर ईमानदार प्रशासन और प्रशासक और नौकर सा ईमानदार हो, यह सपने की बात हो गई है। बिना पूजा है ना यानी चढ़ाए एक
तिनका भी नहीं डोल रहा है ना। इन पर कैसे अंकुश लगे यह सरकार को भी समझ में नहीं आता। ठीक है, हम जानते हैं कि सब चीज़ सही है, अगर ईमानदारी वहाँ नहीं है तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।